लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती। शिव मंगल सिंह सुमन जी की इन शानदार पंक्तियों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। थ्री मार्कर की श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पेपर की प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के खास थ्री मार्कर विथ मॉडल आंसर विथ क्विक रिवीजन आपके लिए लाए जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत कांग्रेस, बंगाल विभाजन और क्रांतिकारी घटनाक्रमों के दौर से संबंधित थ्री मार्कर, जिसके अंतर्गत मैं कुल 24 थ्री मार्कर विद मॉडल आंसर आपके लिए लेके आया हूं। बिल्कुल सीक्वेंस में हम चल रहे हैं साथियों। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी 1857 की क्रांति की, हमारे देश में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उनसे संबंधित थ्री मार्कर की। आज हमारा टॉपिक, जैसा मैंने बताया, एक पैदान आगे बढ़ चुका है, जिसमें हमारी पद्धति आप सभी को पता है कि हम क्वेश्चन का मॉडल आंसर तो आपको बताते हैं, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करते हैं कि इससे संबंधित प्रेजेंटेशन को आप किस तरह से देखें, और उस चीज का क्विक रिवीजन आपके लिए कराते हैं, शॉर्ट में चीजों को समझाते हैं। यहां हमारा उद्देश्य आपको टॉपिक पढ़ाना नहीं है, आपका क्विक रिवीजन कराना है। मैं बार बार बोलता हूं, अतः मैं संक्षेप में चीजों को समझा देता हूं ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए, और बे अभ्यर्थी जो एक बार कोर्स कर चुके हैं उनके दिमाग में दोबारा सारी चीजें रिकॉल हो जाएं। अपनी इसी पद्धति को कायम रखते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कुल 24 थ्री मार्कर देखिएगा। पहला थ्री मार्कर, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑब्लिक जमींदारी एसोसिएशन। साथियों, ये जो सोसाइटी थी ये पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है। क्लियर? ये सबसे ज्यादा खास बिंदु है इसका। तो देखिए, परिचय में हमने लिखा पहली राजनीतिक पार्टी। नंबर सेकंड, ऑब्वियसली कोई सोसाइटी है तो गठन कब हुआ ये बताना पड़ेगा। 1838 कलकत्ता में हुआ था, और इसका गठन किया था द्वारका नाथ टैगोर ने। अब देखिए, 3 पॉइंट बता दिए हमने। थ्री मार्कर के हिसाब से पूरे नंबर आप अर्जित कर सकते हैं। यहां हमने क्या है ये भी बताया, कब गठित हुआ ये भी बताया, और किसने गठित किया ये भी बताया। हर प्रकार की संस्था कोई भी आ जाए, आपको यही करना है कि ये संस्था है क्या, ये संस्था स्थापित कब हुई, ये संस्था स्थापित किसने की, या यदि उसका कोई खास पर्पस हो तो वो भी बता दीजिए। खैर, और इस तरह से आप लिखेंगे पॉइंट्स विथ हेडिंग, तो आपको अनावश्यक थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैं बार बार कहता हूं, जब आप हेडिंग डाल देते हैं तो आपको बहुत संक्षेप में आगे की बात बतानी पड़ती है, अन्यथा पूरा सेंटेंस बनाना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए.ओ. ह्यूम। साथियों, आप सभी जानते हैं एल.एन. ऑक्टेवियम ह्यूम इनका पूरा नाम है। कांग्रेस की स्थापना इन्हीं ने की थी। ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे, मतलब ब्रिटिश सेवा में विद्यमान थे, रिटायर हो गए थे, और ऐसा माना जाता है कि डफरिन के कहने पर इन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी थी। इन्हीं ए.ओ. ह्यूम को भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अब इतनी सारी बातों को थ्री मार्कर में कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिएगा। तो एक ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक अधिकारी व राजनीतिक सुधारक, पॉइंट नंबर 1। मतलब पहले पॉइंट में हमने बताया ये हैं क्या। नंबर सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ऑब्लिक जन्मदाता, चाहो तो ब्रैकेट में 1885 भी लिख देना, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और मैं हर बार आपको याद दिलाता हूं कि यदि इतिहास के आप कोई फैक्ट लिख रहे हैं, उस फैक्ट से संबंधित यदि कोई तारीख है, कोई वर्ष है, कोई ईयर है, तो साइड में जरूर मेंशन कर दो। कोई सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं, केवल ब्रैकेट में लिख दो ईयर। इससे क्या होता है, नंबर ज्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा भारतीय पक्षी विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। तो आप देखिए, 3 पॉइंट्स में 3 इंफॉर्मेशन उनसे संबंधित हमने दे दी, पूरे नंबर मिल जाएंगे। हम मुद्दे से भी नहीं भटके। मुद्दा था ए.ओ. ह्यूम। पहले में बताया थे क्या, दूसरे में बताया क्या खास काम किया, और तीसरे में बताया क्या कहा जाता है। क्लियर? तो यहां देखिए, हमारा पैटर्न थोड़ा अलग हो गया। यहां हमने पॉइंट्स विद हेडिंग नहीं किया, सिंपल पॉइंट्स में आंसर लिख दिए। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सुरक्षा प्राचीर का सिद्धांत। देखिए, कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसको लेकर अलग अलग मत रखने वाले विचारक विद्वान थे। कुछ का मानना था कि कांग्रेस की स्थापना अच्छे कॉज के लिए हुई है, भारत के लिए भलाई की बात है। कुछ का मानना था नहीं नहीं, इसमें भी अंग्रेजों की भलाई छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने, जो कि ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी था। तो उसी विरोध के क्रम में एक और विरोध हुआ था सुरक्षा प्राचीर के सिद्धांत के रूप में, जो लाला लाजपत राय जी ने किया था। यहां लाला लाजपत राय जी ने बताया था कि कांग्रेस जो है ना, वो अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा प्राचीर का काम करने वाली है, एक सेफ्टी वॉल्व का काम करने वाली है। उनसे पूछा कैसे? बोले देखो, 1857 की क्रांति हुई। बोले हाँ। बोले वो क्यों हुई? बोले वो इसलिए हुई क्योंकि भारतीय जनमानस में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा पनप रहा था बहुत लंबे समय से, और एक घटना ऐसी हुई कि वो गुस्सा बाहर आ गया।
तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भविष्य में कभी इस तरह का कोई लंबा पनप रहा गुस्सा दोबारा बाहर आए, और अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय जनमानस के मन में यदि कोई गुस्सा है, कोई असंतोष है, तो इसके बारे में हमें समय समय पर पता चलता रहे। और वो समय समय पर पता चलते रहने के लिए ही उन्होंने अपने ही लोगों से एक राजनीतिक संस्था स्थापित करवा दी, मतलब कांग्रेस। और उसमें ऐसे लोगों को रखा, वो ऊपर से तो भारतीय थे पर अंदर से अंग्रेजों के प्रति फेवर रखते थे। बोले ठीक है, तो बोले ये संस्था स्थापित करवा दी। अब भारतीय जन समुदाय को कोई भी दिक्कत होगी अंग्रेजों से, वो कांग्रेस के पास जाएगी कि भैया जाओ अंग्रेजों से हमारे बिहाफ में बात करो। तो इस चक्कर में कांग्रेस के माध्यम से हमें पता चलता रहेगा भारतीय जनमानस में क्या गुस्सा पनप रहा है, ऐसा अंग्रेजों का मानना था, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। ये कहा लाला लाजपत राय ने सुरक्षा प्राचीर का सिद्धांत। तो कांग्रेस एक तरह से क्या कर रही है, अंग्रेजों के लिए सुरक्षा प्राचीर का काम कर रही है। जो गुस्सा जनमानस में पनप रहा था, सालों तक पनप के एक आंदोलन का रूप ले सकता था, वो अब कभी पनपेगा नहीं। हर गुस्से, हर जिज्ञासा, हर मांग की बात अंग्रेजों तक पहुंच जाएगी कांग्रेस के थ्रू, नंबर वन। नंबर सेकेंड, जब कोई गुस्सा आएगा तो कांग्रेस वाले लोग जनता को आश्वासन दे देंगे, हाँ हाँ हम कराते हैं, तुम्हारी मांग पूरी करवाते हैं, रुक जाओ। तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं ठंडा हो जाएगा, अंग्रेजों के खिलाफ कभी निकल ही नहीं पाएगा, जिसे 1857 क्रांति में निकला था। ये सारे पॉइंट्स बताए लाला लाजपत राय ने, और कांग्रेस की स्थापना को अंग्रेजों के दिमाग की उपज बताया। क्लियर? तो अब देखिए इस सारी बात को 3 पॉइंट में हम कैसे लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, प्रतिपादक। लाला लाजपत राय थे प्रतिपादक, इन्होंने यंग इंडिया नाम के अपने पत्र में सर्वप्रथम इसका वर्णन किया था। नंबर 2, संबंध। इस सिद्धांत का संबंध किससे है? कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य से, कि इसका उद्देश्य अच्छा था कि बुरा था, यह तय करने वाला यह सिद्धांत है। मत क्या दिया इसमें इन्होंने? मत दिया कि कांग्रेस की आलोचना करी, और गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज उसे बताया। क्लियर? और बाकी पूरी स्टोरी मैंने आपको समझाई दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक आया तड़ित चालक का सिद्धांत। अब जो दूसरा मत रखने वाले लोग थे, जिनका ये कहना था कि नहीं नहीं कांग्रेस की स्थापना तो भारतीयों के कल्याण के लिए हुई है, अंग्रेजों के कल्याण के लिए नहीं हुई है, उनमें से एक व्यक्ति जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि देखो भाई, जैसे तड़ित चालक होता है ना, इमारत के ऊपर एक लगा हुआ होता है यंत्र, वो क्या करता है, जब भी बिजली गिरती है तो वो यंत्र अपने ऊपर ले लेता है वो बिजली, और बिल्डिंग की रक्षा कर देता है। उसी तरह हम भारतीयों ने एक दिमाग का काम किया, हमने कांग्रेस की स्थापना करवाई एओ ह्यूम से। एओ ह्यूम को मैंने, एक अंग्रेज आदमी, तो जब भी कांग्रेस अंग्रेजों का विरोध करेगी और अंग्रेजों की बिजली मतलब गुस्सा कांग्रेस के ऊपर निकलेगा, तो एओ ह्यूम नाम की छड़ी उस गुस्से को अपने ऊपर ले लेगी। मतलब अंग्रेज कभी भी कांग्रेस को खत्म नहीं करेंगे या कांग्रेस के खिलाफ कुछ बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका संस्थापक एक अंग्रेज ही है। तो कहीं ना कहीं एओ ह्यूम उस सारे गुस्से को अपने ऊपर ले लेगा और कांग्रेस की रक्षा हो जाएगी। इस तरह का भी एक सिद्धांत दिया, जिसे हम कहते हैं तड़ित चालक का सिद्धांत। अब इन बातों को 3 मार्कर के हिसाब से बिल्कुल संक्षेप में कैसे देख सकते हैं, देखिएगा। प्रतिपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसका संबंध किससे है? कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य को लेकर है, सेम पॉइंट। तीसरा मत, इन्होंने मत क्या दिया? कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया। क्लियर? अब आप पूरी स्टोरी तो लिख नहीं सकते, तो बस आप संक्षेप में ये लिख दो कि भाई इन्होंने समर्थन किया और इन्होंने विरोध किया। क्लियर? गोपाल कृष्ण गोखले व्यक्ति विशेष पर भी 3 मार्कर आ सकता है और आया हुआ भी है। क्लियर है? तो गोपाल कृष्ण गोखले पर यदि अब फिर से कुछ आ जाए तो आप क्या लिख सकते हैं? तो भाई कोई भी व्यक्ति के बारे में पहला पॉइंट हम हमेशा यही बताते हैं कि भाई ये कौन थे, इनका योगदान क्या था, है ना। पहला पॉइंट या पहला परिचय वाला बिंदु तो वही होता है। तो ये कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, पॉइंट नंबर 1। कांग्रेस में 2 धड़े थे, उदारवादी और उग्रवादी, तो ये उदारवादी थे। इन्हें गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। ऐसा माना जाता है महात्मा गांधी जब भारत आए अफ्रीका से, तो इनके कहने पर ही उन्होंने 1 वर्ष तक पहले पूरे भारत का भ्रमण किया, भारत की मनोदशा को समझा, उसके 1 साल बाद राजनीति में पदार्पण किया, इसलिए इन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। नंबर 2, इन्होंने क्या किया? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। एक ऐसी संगठन, एक ऐसी संस्था जो भारत के प्रमुख संस्थाओं को प्रशिक्षण देगी, ऐसे संस्थाओं को प्रशिक्षण देगी जो अंग्रेजों के खिलाफ या राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। ठीक। नंबर 3, नेशन नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। तो 3 बातें बता दी। पहले पॉइंट में बताया ये हैं कौन, दूसरे में बताया इन्होंने कौन सी संस्था स्थापित करी, और तीसरे में बताया इन्होंने कौन सी पत्रिका चलाई। सारे पॉइंट्स हो गए, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अगला देखिए, उदारवादी कांग्रेस। जैसा मैंने कहा कांग्रेस के 2 धड़े थे, उग्रवादी, उदारवादी। अब कभी इन पे लिखने को आ गया तो आप क्या लिखेंगे? आप सभी जानते हैं कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। 85 से लेकर जो शुरू के 20 वर्ष थे, उस दौरान कांग्रेस में जो बुजुर्ग नेता थे, जो बड़े लीडर थे, जो सीनियर लीडर थे, उनका दबदबा था, यूथ ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं था। क्लियर? तो इन बुजुर्गों का यह मानना था
कि हम लोग अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि अंग्रेजों की खिलाफत करें या धरना दें या प्रदर्शन करें या उनसे कोई प्रतिरोध करें। अतः हमें यदि अंग्रेजों से कोई भी बात मनवानी है तो हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा, याचना करनी पड़ेगी, इस तरह से हम अपनी बात मनवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग उदारवादिता का बिहेवियर करते थे, इसलिए ये कहलाए उदारवादी। क्लियर। तो शुरू के 20 साल इन लोगों का दबदबा था, मतलब 1885 से 1905 तक। इस टाइम पीरियड को उदारवादी कांग्रेस का टाइम ही कहा जाता है। प्रमुख नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इस तरह के नेता प्रमुख थे। अब इन सबको हम 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे? देखिएगा, परिचय बताएंगे सबसे पहले। कांग्रेस के प्रारंभिक 20 वर्ष ब्रैकेट में 1885 से 1905। कार्य क्या किया इन्होंने? ज्ञापन, अनुमोदन आदि के माध्यम से अंग्रेजों से मांग पूरी करवाई। नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब ऐसे तो बहुत नेता थे, 4-5 नाम बता दो जितना आपकी कॉपी में आ जाए। चलिए, उग्रवादी कांग्रेस, इसका अपोजिट कर दो। आप सभी जानते हो 1905 तक तो ये उदारवादियों का दौर चला। फिर 1905 के बाद क्या हुआ? कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम ऐसे हो गए कि उन्होंने भारत के यूथ को थोड़ा सा मोटिवेट किया, प्रेरित किया और हिंसा, क्रांति, इस सब के लिए आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। इसके अलावा ये जो उदारवादी लोग अपने तरीकों से अंग्रेजों से मांग रखवा रहे थे, ये उतनी ज्यादा पूरी हो नहीं पा रही थी, तो इनसे भी वो लोग निराश थे। क्लियर। और इसके अलावा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन तो कर ही दिया था 1905 में। तो इस सब के कारण कांग्रेस में ही जो एक यूथ वर्ग था उसके अंदर एक गुस्सा, एक उग्रता पनपी। इसके बाद उन्होंने जिस तरह के रास्ते को अपनाया, जिसमें वो हिंसा करना पसंद कर रहे थे, अंग्रेजों पे दबाव बनाना पसंद कर रहे थे, तो उसे कहा गया उग्रवादी कांग्रेस। ये 1905 के बाद की कांग्रेस थी, उसका एक हिस्सा था, पूरी कांग्रेस नहीं थी। अब इस सबको 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे? देखिएगा, परिचय 1905 से 1915 तक का कांग्रेसी युग। ठीक। उद्भव, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, कौमा, कर्जन की नीति, जैसा मैंने कहा बंगाल विभाजन, कौमा, आंदोलन, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, और चौथा उदारवादियों की असफलता। इस सब ने इनको उत्पन्न किया, इनके उद्भव का ये लोग कारण बने। नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये प्रमुख नेता थे उग्रवादियों में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, बंगाल विभाजन। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब राष्ट्रवादी आंदोलन भारत में प्रसारित हो रहा था 19वीं शताब्दी में, तो उसका मुख्य केंद्र जो है वो बंगाल था। रीजन साफ है, लोग संपन्न थे, पढ़े लिखे थे और विरोध करना समझ रहे थे, अपनी असंतोष को अभिव्यक्त करना सीख चुके थे। यही कारण है कि सारे आंदोलनों की जन्मस्थली कौन थी? लगभग बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इस बंगाल को पहले तो तोड़ो यार, क्योंकि ये लोग इस तरह से एकजुट रहे तो हमारे खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। तो उसी उद्देश्य से बंगाल को उन्होंने तोड़ा, धर्म के आधार पर। ठीक। नाम हालांकि दिया कि भाई हम प्रशासनिक सुविधा के आधार पर तोड़ रहे हैं, पर तोड़ा था धर्म के आधार पर। किसने तोड़ा था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। यह था बंगाल विभाजन। अब इस पूरी बात को हम 3 मार्कर में कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, राष्ट्रीय भावना का सर्वाधिक प्रसार बंगाल में होने के कारण, देखो पहले मैंने रीजन बताया कि राष्ट्रीय भावना का सर्वाधिक प्रसार बंगाल में होने के कारण 16 अक्टूबर 1905 को डेट भी बताई, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिक आधार पर किया बंगाल का विभाजन। क्लियर। तो किसने किया? लॉर्ड कर्जन। कब किया? 16 अक्टूबर 1905। किस आधार पर किया? सांप्रदायिक विभाजन। और क्यों किया? क्योंकि आंदोलन का केंद्र बिंदु बंगाल था। क्लियर। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। संजीवनी, जब बंगाल विभाजन हुआ तो हर व्यक्ति अपने तरह से विरोध कर रहा था अंग्रेजों का। हर व्यक्ति अपने तरह से समाज को दोबारा एकजुट करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि यह मंशा केवल एक भौगोलिक क्षेत्र को बांटने की नहीं थी, अपितु समाज को बांटने की थी बंगाल विभाजन। संजीवनी उसी प्रयास का एक और हिस्सा था, जहां कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी इस पत्रिका के माध्यम से बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया। कृष्ण कुमार मित्र ने ही कहा कि हम क्या करते हैं, हम ये जो अंग्रेजों के प्रोडक्ट यूज करते हैं, मतलब विदेशी प्रोडक्ट, चलो इसका बहिष्कार करते हैं और हम हर प्रोडक्ट अपना पैदा करते हैं, हम स्वदेशी को बढ़ावा देते हैं। तो जब अंग्रेजों की भारत में कमाई ही नहीं होगी, वो अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएंगे, तो वो क्यों टिकेंगे यहाँ पर, अपने आप चले जाएंगे। तो विदेशी का बहिष्कार करना और स्वदेशी को बढ़ावा देना, ये वाला विचार सबसे पहले यदि किसी पत्रिका में आया तो वो संजीवनी पत्रिका थी कृष्ण कुमार मित्र की। अब देखो इसको हमने लिखा कैसे कि कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका, जिसमें बंगाल विभाजन विरोध के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, इस सब का सर्वप्रथम विचार आया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली दरबार। आप सभी जानते हैं जॉर्ज पंचम और मेरी जो महारानी थी, ये भारत आते हैं ब्रिटेन के।
भारत आए तो यहाँ पर एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ कि महाराज और रानी आए हैं, चलो आयोजन करते हैं। जब आयोजन हुआ तो उन्होंने देखा कि बंगाल विभाजन जो हुआ वो सही नहीं हुआ, इसे रद्द किया जाना चाहिए। तो वो लोग बंगाल विभाजन रद्द कर देते हैं, बंगाल का पुनर्गठन करवा देते हैं, दूसरे नए राज्यों का गठन करवा देते हैं। और इसके अलावा एक और घोषणा करते हैं कि अब जो देश की राजधानी है, जो अभी तक बंगाल मतलब कलकत्ता थी, अब वो नहीं रहेगी और दिल्ली हो जाएगी। तो दिल्ली तब बनी थी राजधानी देश की। ये सारे फिर फैसले लिए। तो दिल्ली दरबार ये था। किस तरह से हम इसे 3 मार्कर में लिखेंगे देखिएगा। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी के भारत आगमन पर, कब हुआ ये बता दिया, इनके आगमन पर 12 दिसंबर 1911, ब्रैकेट में मैंने नाम भी लिखा है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, आयोजित हुआ। अब देखो पूर्ण विराम करके मैंने क्या एक लिखा, निर्णय डैश, मतलब इस दरबार में क्या क्या निर्णय लिए गए। बंगाल विभाजन रद्द, पूर्ण विराम, दिल्ली को राजधानी, पूर्ण विराम, बंगाल का पुनर्गठन। क्योंकि लॉर्ड कर्जन का कहना था कि यार बंगाल बहुत बड़ा है, हम इतने बड़े राज्य को नहीं संभाल सकते, अतः हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। बट लोगों ने आरोप लगाया नहीं, आपने सांप्रदायिक आधार पर किया है। तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि ठीक है, बंगाल से छोटे छोटे दूसरे राज्यों का गठन कर दो, छोटे छोटे राज्य बना दो, बिहार बना दो, उड़ीसा बना दो, ताकि जो गवर्नर जनरल का कहना है कि इतना बड़ा राज्य नहीं संभल रहा, उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और अब नए तरह से विभाजन करो ताकि सांप्रदायिक आधार पर विभाजन का जो कलंक लगा है वो मिट जाए। ठीक, तो ये 3 फैसले लिए। बंगाल विभाजन को पहले तो रद्द किया, बंगाल का पुनर्गठन हुआ, दूसरे राज्य निकाल दिए उसमें से, उसे छोटा कर दिया, पर इस बार सांप्रदायिक आधार पर नहीं किया, और दिल्ली को राजधानी बना दिया। ठीक, तो आप देखिए पूरी फ्रेमिंग में हमने सारी बातें बता दी। दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ, क्यों हुआ, तो जॉर्ज पंचम आए थे इसलिए हुआ, 1912 में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग टाइम पीरियड में हुआ, और ये फैसले लिए गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी बांधव समिति, देखिए इसमें क्या किया गया, बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान की ही ये बात है। इसमें अश्विनी कुमार दत्त ने ग्रामीण विवादों को सुलझाने के लिए इस समिति का गठन किया कि देखो तुम्हारे जो ग्रामीण मसले हैं तुम बैठ के सॉल्व कर लो, बैठ के सुलझा लो, अंग्रेजों तक मत पहुंचाओ, उन्हें मौका न मिले तुम्हारे आपसी मसलों के माध्यम से तुम्हें फूट डालने का, अतः अपने ग्रामीण मसलों को खुद सॉल्व करो। इसलिए उन्होंने स्वदेशी बांधव समिति का गठन करवाया। बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान की ये बात है। खैर, अहरार आंदोलन क्या आंदोलन है, इसका प्रचलन करते थे बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमान। और देखिए ब्रैकेट में मैंने ईयर भी लिख दिया, 1906 की बात है, मतलब बंगाल विभाजन के बाद की बात है। इसका नेतृत्व कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खां। इसका उद्देश्य यह था कि मुसलमान जो है उसको ये समझाना कि भैया तू ना अंग्रेजों की तरफ मत जा, तू कांग्रेस की तरफ आ, तू अंग्रेजों का विरोध कर, तू अंग्रेजों का पक्षकार मत बन। क्लियर, तो देखो वही आया, मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला आइए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में गठित हुई साथियों। सलीमुल्लाह के इसमें बड़ा रोल था और आगा खां को इसका पहला अध्यक्ष बनाया था और इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ को रखा गया था। पर्पस क्या था, मुसलमानों को चाहिए था सांप्रदायिक मतलब धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन, मतलब हमारा चुनावी क्षेत्र अलग होगा, हमारे जो लोग होंगे मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग, उनके बीच में मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव में खड़े होंगे, मुस्लिमों को मुस्लिम ही वोट डालेंगे, जो जीतेगा वो भी मुस्लिम होगा, मतलब पूरी चुनावी प्रक्रिया बाकी समुदाय से अलग कर दो हमारी। क्लियर, इसी को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो अब देखिए इन सारी बातों को हम 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे। गठन हुआ 30 दिसंबर 1906 ढाका नवाब सलीमुल्लाह द्वारा। उद्देश्य क्या था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करो कि मुस्लिम समुदाय में से ही सारे कैंडिडेट खड़े होंगे ABCD, तो जो कैंडिडेट होंगे वो भी मुसलमान होंगे, सारे वोटर जो होंगे वो भी मुसलमान होंगे, उन कैंडिडेट में से जो जीत के आएगा वो भी मुसलमान होगा। क्लियर, प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां और मुख्यालय था लखनऊ। चलिए अगला, लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट, आप सभी जानते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग अलग भग रही थी। मुस्लिम लीग चाह रही थी हमें अलग देश मिल जाए, अलग ये मिल जाए, अलग वो मिल जाए। कांग्रेस का ये कहना था भैया अभी एक साथ होके लड़ लो, अंग्रेजों को यहां से बाहर भगा दो, फिर आपस में बांटते रहेंगे अपन। ठीक, तो ओवरऑल मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ लाना पर्पस था। लखनऊ में अधिवेशन हुआ 1916 में, इसमें 19 सूत्रीय प्रोग्राम एक तैयार हुआ जिसपे दोनों की सहमति बनी। देखिएगा जरा, लखनऊ अधिवेशन मतलब ब्रैकेट में 1916,
उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 19 सूत्री समझौता, ये जो लखनऊ पैक्ट है, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 19 सूत्री समझौता है जो लखनऊ अधिवेशन में संपन्न हुआ था। अब देखिए पूर्ण विराम करके मैंने लिख दिया बिंदु, मतलब इस 19 सूत्री समझौते में खास बिंदु क्या थे। पहला, जो गवर्नर जनरल होता है, जो हर कभी वीटो लगा देता है, उसकी वीटो की शक्ति का निषेध करना। इस पे दोनों एकमत हुए कि हम इसकी वीटो खत्म करवाएंगे, अंग्रेजों से मांग करेंगे। दूसरा, पूर्ण स्वराज की मांग, भारत को पूरी तरह आजादी दिलवाएंगे, डोमिनियन स्टेटस नहीं, दोनों इस बात पे भी सहमत हुए। और तीसरा बिंदु सबसे खास, मुस्लिमों में पृथक निर्वाचन। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से इस बात पे सहमति मांगी कि आप मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन की बात है इसको स्वीकार आप भी करो, और कांग्रेस ने कर भी लिया था। ठीक है, ताकि मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना करे और आगामी जो कांग्रेस के आंदोलन आने वाले थे उन आगामी आंदोलनों में मुस्लिम भी बढ़ चढ़कर भाग लें। इस सब पर्पस के कारण इनने इनकी इन मांगों को भी स्वीकार कर लिया था, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल भी मानी जाती है। तो देखिए 3 मार्कर में हमने इसको लिख दिया। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ 1916, उसमें एक 19 सूत्री कार्यक्रम आया, वही था लखनऊ पैक्ट, और उसके कुछ खास बिंदु भी बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ अधिवेशन, अब देखिए लखनऊ पैक्ट जब आए तो आपने क्या बताया, एक 19 सूत्री कार्यक्रम है जो कि लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार हुआ, जिसके ये बिंदु हैं। तो केंद्र में क्या था, समझौते की बातें आपने बताई। अब पलट के यदि पूछ लिया कि अधिवेशन पे लिखो तो क्या बताओगे, परिचय। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक संयुक्त अधिवेशन था। दूसरा, अध्यक्षता किसने करी थी, अंबिका चरण मजूमदार ब्रैकेट में कांग्रेस की तरफ से ये अध्यक्षता कर रहे थे, व मोहम्मद अली जिन्ना ब्रैकेट में मुस्लिम लीग उनकी तरफ से ये कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ, इनके बीच एक 19 सूत्री समझौता हुआ। तो यहां यदि अधिवेशन पूछें तो आप अलग तरह से प्रेजेंट करेंगे, समझौते पे प्रश्न जाता है, लखनऊ पैक्ट पे तो आप अलग तरह से करेंगे। क्लियर है, तो मैंने दोनों ही 3 मार्कर आपके सामने रख दिए। चलिए अगला, होम रूल आंदोलन। देखिए भारत में ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश हुकूमत रहे, पर भारतीय जो लोग हैं वो संवैधानिक तरीके से अपना शासन चलाएं, मतलब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहते हुए हमें अपनी सरकार चलाने की आजादी दे दो। ये था संक्षेप में होम रूल आंदोलन। आप सभी जानते हैं आयरलैंड से प्रेरित था, एनी बेसेंट ने इसका स्वरूप तैयार किया था और बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से उन्होंने इसे संचालित करवाया था। तो शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी, स्वरूप एनी बेसेंट ने तैयार किया था। भारत में ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहते हुए हम शासन कर सके, ये इसमें हम मांग कर रहे थे। देखिएगा, शुरुआत 1916 बाल गंगाधर तिलक ब्रैकेट में आयरलैंड से प्रेरित। सर्वप्रथम संकल्पना किसने तैयार करी, एनी बेसेंट ने। उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन। क्लियर, ये 3 पॉइंट्स हमने बता दिए। कोई चीज कब शुरू हुई, किसने तैयार करी और उसमें था क्या, सारी बातें बता दी। आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट पे 3 मार्क कर दिया जाए तो क्या करेंगे। साथियों, एक आयरिश महिला थी, भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय, एक आयरिश महिला, ये परिचय दे दिया उनका। अब स्वतंत्रता के लिए सक्रिय थी तो कुछ काम भी किए होंगे। होम रूल आंदोलन, जैसा अभी हमने बताया 1916। इसके अलावा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में, और साथियों इन्होंने कॉमन व्हील और न्यू इंडिया नामक पत्रिका भी लिखी थी, तैयार की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य विहीन उष्णकाल। अब देखिए हो ये रहा था कि जब होम रूल आंदोलन अपने चरम पे था तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो तुम होम रूल आंदोलन बंद करो, तुम्हारी जो मांग है वो हम पूरी कर लेंगे। बोले पक्का, बोले हाँ पक्का। बोले कब करोगे, बोले जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 आ रहा ना, उसमें हम ये प्रावधान डाल देंगे कि भारतीयों को होम रूल का अधिकार दो, अतः यह आंदोलन बंद कर दो। इनने कर दिया भैया, किसने, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। पर जब 1919 का अधिनियम आया तो उसमें भारतीयों के लिए जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, इसलिए 1919 के अधिनियम को सूर्य विहीन उष्णकाल कहा, मतलब ऐसा उष्णकाल जिसमें सूरज ही नहीं। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने भारत शासन अधिनियम 1919 को होम रूल संबंधित आश्वासन के उल्लंघन के कारण कहा। तीनों बातें बता दी, किसने कहा, किसको कहा और क्यों कहा। मैं आपसे बार बार कहता हूं किसी भी कथन में इसी तरह के बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है कि वो किसने कहा है, किसके लिए कहा है और क्यों कहा है। ये तीनों बातें यहां स्पष्ट कर दी। चापेकर बंधु, साथियों 2 भाई थे, दामोदर हरि चापेकर और
बालकृष्ण हरी चापेकर, ये दोनों महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान। और महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधि ही इन्हीं ने शुरू की थी, और महाराष्ट्र ही वो क्षेत्र था जहां भारत में क्रांतिकारी गतिविधि शुरू हुई थी। इन दोनों ने जो प्लेग कमिश्नर था रैंड और उसका सहयोग एयरस्ट, उसकी हत्या की थी। इसके अलावा इन्होंने व्यायाम संस्था की स्थापना की थी और उसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी इस हत्या के मामले में। तो चापेकर बंधु कौन थे? पहला बिंदु आएगा महाराष्ट्र के दो क्रांतिकारी भाई, ब्रैकेट में भाइयों के नाम लिख दिए। दूसरे में ऑब्वियसली हम ये बताएंगे इनने काम क्या किया, तो भैया हत्या करी किसी की और व्यायाम संस्था बनाई। और फिर तीसरे में बताया कि इन्हें फांसी हो गई थी। चलिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही भारत संबंधित प्रथम क्रांतिकारी गतिविधि शुरू हुई थी और वो इन्हीं ने की थी, यही वाली। क्लियर? अगला गदर पार्टी। साथियों 3 मार्कर में आएगा, कोई पार्टी है तो ऑब्वियसली पहला प्रश्न बनेगा कि इसकी स्थापना कब, कहां या किसके द्वारा हुई। तो 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी और अध्यक्ष बनाया था सोहन सिंह को। तो स्थापना देख ली, अध्यक्ष देख लिया। अब कोई संस्था बनी है तो उसका कोई काम होगा, कोई पर्पस होगा। इसका पर्पस था भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उसका एक माहौल बनाना, उसे कंटिन्यूटी देना। चलिए, मैडम भीकाजी कामा, साथियों भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है, ठीक? और क्यों कहा जाता है? क्योंकि देश के बाहर पहली बार तिरंगा जो है वो इन्हीं ने फहराया था। देखिएगा, भारतीय क्रांति की माता, ठीक, जिन्होंने 1907 में समाजवादी सम्मेलन में, ब्रैकेट में स्टुअर्ट गार्ड में, पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया। क्लियर? सीधा लिखेंगे। अगला, कामागाटा मारो, आप सभी जानते हैं एक जापानी जहाज था, गुरुदत्त सिंह नाम के एक व्यक्ति थे। वो उस जहाज को किराए पे लेते हैं और वो जाते हैं कहां? कनाडा। बट कनाडा में जब तक वो पहुंचते हैं तब एक नियम आ जाता है कि भाई जो भारतीय हैं वो प्रवेश नहीं कर सकते, जो डायरेक्टली हमारी तरफ आ रहे हैं। अब उन्हें प्रवेश नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा विवाद हो जाता। फिर भारत में एक समिति गठित होती है इस बात के लिए, इस मांग को रखने के लिए कि वहां उन्हें प्रवेश मिल जाए। उसे बोलते हैं शोर समिति, आप सभी जानते हैं, तटीय समिति भी कहते हैं। और फिर उन्हें वहां प्रवेश नहीं मिलता। ब्रिटेन की जो सरकार थी भारत में, वो उन्हें वापस बुला लेती है और यहाँ पे फिर यहाँ के लोकल पुलिस वालों से उनका झड़प हो जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ये पूरा प्रकरण आपने पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं क्विक रिवीजन कराने आया हूँ, जैसा आप जानते हैं। ये है क्विक रिवीजन। बट इन सारी बातों को 3 मार्कर के हिसाब से संक्षेप में कैसे लिखेंगे, पॉइंट बनाने जैसा कुछ था नहीं, तो हमने पैराग्राफ फॉर्म में ही इसको लिखने की कोशिश करी। कामागाटा मारो, जापानी जहाज, सबसे पहले बताया था क्या? जापानी जहाज जिसे लेकर गुरुदत्त सिंह 1914 में 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर के लिए रवाना हुए, कौमा भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध होने से विवाद व शोर समिति का गठन, सब बता दिया। जापानी जहाज है, गुरुदत्त सिंह 376 यात्रियों को लेकर वैंकूवर रवाना हुए, भारतीयों के प्रवेश पर वहां प्रतिबंध लगा और शोर समिति का गठन हुआ। क्लियर? ये सारी बातें आप लिख देंगे। चलिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक संस्था है, चंद्रशेखर आजाद ने स्थापित की थी, भगत सिंह वगैरह बाद में ज्वाइन कर गए थे और इन लोगों ने कई काम करे। सैंडर्स की हत्या करी, ठीक है, उसके बाद जो असेंबली में बम ब्लास्ट हुआ था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी इन्होंने किया। तो अब इस सबको हम 3 मार्कर के हिसाब से कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। स्थापना 10 सितंबर 1928, फिरोज शाह कोटला, ब्रैकेट में दिल्ली, ठीक। दूसरा, संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, सदस्य भगत सिंह, भगवती चरण बोरा, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु। फिर मैं क्या बोलता हूं बार बार, आपके पास स्पेस कम पड़ जाए तो 1-2 नाम ही बता दो, सब मत बताओ, केवल अध्यक्ष का बता दो। कार्य क्या किया? सैंडर्स की हत्या करी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकवाया था, आपको पता है। फिर उसके बाद भगत सिंह अरेस्ट हो गए थे और फिर उन्हें बाद में फांसी हो गई थी। चलिए अगला, चटगांव आर्मरी रेड, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। चटगांव मतलब पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। वहां पे एक व्यक्ति थे मास्टर दा कहते थे, सूर्यसेन नाम था उनका। उन्होंने एक आर्मी बनाई, उस आर्मी के माध्यम से उन्होंने जो ब्रिटिश शस्त्रागार था उस पर अटैक कर दिया, उस पर हमला कर दिया। उसी को बोलते हैं चटगांव आर्मरी रेड। क्लियर? उसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। अब इस सब बात को 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे देखिएगा। अप्रैल 1930 में, इतिहास में ईयर का महत्व है इसलिए ईयर मेंशन किया। अप्रैल 1930 में बंगाल में, कहां हुआ ये बताओ? बंगाल में सूर्यसेन, ब्रैकेट में मास्टर दा, द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कर
चटगांव के ब्रिटिश शस्त्रागार पर हमला, सहायता इनकी की थी प्रीति लता वालेकट और कल्पना दत्त ने। क्लियर, बाद में फांसी हो जाती है और इनमें से एक महिला जो है वो आत्महत्या कर लेती है। ये थे साथियों कुछ जरूरी 3 मार्कर, क्रांतिकारी घटनाक्रम वाले दौर से संबंधित और कांग्रेस, बंगाल विभाजन, इस सब से संबंधित। आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। संक्षेप में आपका एक क्विक रिवीजन हो गया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ कुछ और 3 मार्कर लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।